हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का बायोलॉजिकल चैप्टर जो है थर्ड, किंगडम्स प्लांटी एंड एनिमेलिया। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, पादप जगत के जो है और प्राणी जगत के बारे में हमने पढ़ना है। आपको पता ही है कि प्लांट जो है हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है और प्राणी जो हम लोग हैं उनमें क्या खासियत होती है, क्या करैक्टरिस्टिक्स के साथ हम लोग निवास करते हैं इस धरती पे, तो उसी के बारे में जो है ये चैप्टर बताती है। ठीक है, इसमें जो है पादप जो प्लांटी में आती है, एनिमेलिया जो होती है प्राणी जगत में आती है, तो इसके बारे में हम बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन से जीव जो है इसके अंतर्गत आता है और ये क्या अपना रोल निभाता है। तो लेकिन ये सब करने से पहले, जो चैप्टर हम स्टार्ट करने से पहले, एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज़ है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। चैप्टर किंगडम्स प्लांटी एंड एनिमेलिया। Friend, what do you mean to the plantae and animalia? Here in this preview lesson, you have learned about the basic aspect of the classification of organism and about the three lower kingdoms: Monera, Eukaryotic, unicellular, various multicellular and filamentous, Protista, eukaryotic cellulars, and fungi, the eukaryotics, unicellular, multicellular, heterotrophics. And this lesson you will be study about the remaining two kingdoms, Plantae and aquatics, multicellular, and heterotrophics, and animalia. There is aquatics and multicellular heterotrophics. After the completing this lesson, you will be able to give the basic conclusion of containing organism on kingdoms or plantae and classify the kingdoms plantae up to the division and give the typical characteristics of the algae, Bryophyta, Petrophyta, and their Saprophyta, and classify the division of Saprophytas up to the class and Gymnosperms and their Angiosperm. They give the typical features of dicot families such as the Malvaceae and Favelae, and give the typical features of the monocot families such as the Lacies and the Posies, and they justify the conclusion of their contained organism in the kingdom of Animalia, and classify the kingdom of Animalia up to the phyla and give the characteristics of the various animal phyla with example, classify the arthropoda and the chordata up to the class with example, and classify the Mammalia up to the major order with example. Yeah, means classify the Animalia there is up to the major order to example. So all done, but starting for the first topic is the main division of kingdom. Plantae mean plant. Plantae is a plants.
The both plant animal kingdom include with a variety of organisms which contribute to the biodiversity on the planet Earth. We shall now learn there is classification of plant and animals. Here show this line. There are plant are multicellular eukaryotic photosynthesis autotrophic areas heterotrophs having to the cellulosic cell walls. All are embryophytes. The plants are classified as a flow. The kingdom plants are embryophytes is classified into the flowing division. The barophyta, amphibians and plant kingdoms non-vascular, and Petrophyta is a true roots and stem and the leaves vascular tissue present, and Spromatophyta there is seed producing vascular tissue present. The first of all is saprophytes are further division into Gamospermens is the naked seeds and plants should not be included in any ovary, and the angiosperm is a seed enclosed in the ovaries wall and divided into dicotyledons, and the embryos with the two cotyledons, and the monocytoderms is a single cytoderms in the embryos. So let's come to the Hindi. जैसा कि दोस्तों आपने अभी समझा, कहते हैं कि जो हम ये चैप्टर करने जा रहे हैं वो है जगत पादप प्लांटी और जगत जो है आपका प्राणी एनिमेलिया। देखिए दोस्तों, आपने अभी पीछे जो हमने सेकंड टॉपिक किया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हमने 5 जगत में से हमने उसमें 3 का किया था, जिसमें मोनोरा था, प्रोटिस्टा था और फंजाई था। ठीक है, अभी जो हम करेंगे 2 इम्पोर्टेंट फीचर्स के साथ चलेंगे। जो 5 जगत प्राणी है उसमें से हम अभी प्लांटी लेंगे और एनिमेलिया लेंगे, यानी हम पादप को लेंगे और इसमें है जो है प्राणी जगत के लेंगे। आपको पता ही होगा कि सबके बारे में हमने पढ़ा था। मोनोरा के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये यूकैरियोटिक्स एक कोशिकीय, विरल की बहुकोशिकीय और तंतुमय होते हैं, विरले ही। ठीक है, और प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था कि यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय होते हैं। उसका फंजाई के बारे में मैंने पढ़ा था कि यूकैरियोटिक्स एक कोशिकीय एवं विषमपोषी भी हो सकते हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लांटी के बारे में, जो कि यूकैरियोटिक होते हैं और बहुकोशिकीय एवं स्वयंपोषी होते हैं। और दूसरा जो होगा हमारा एनिमेलिया, जो कि यूकैरियोटिक्स होंगे, जो प्राणी जगत के आते हैं, बहुकोशिकीय होंगे, विषमपोषी के बारे में हम इसमें ज्ञान प्राप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, इस अध्याय में जो है हर तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। उसमें से हमारा सम्मिलित होगा कि जगत पादप वर्गीकरण प्रभाव तक कैसे करेंगे, शैवाल, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, सिम्प्टोफाइटा के विशेष लक्षणों का भी वर्णन करेंगे। हम द्विबीजपत्री कुल से जो है मलवेसिया, फेवेलिया रूप से लक्षण भी देखेंगे कि द्विबीजपत्री में क्या होती है, एक बीजपत्री में क्या होती है। ठीक है, जो लिलियासी जो होती है या पेयोसी जो होती है वो किस रूप से अपना जो है लक्षण को निर्धारित करती है, और एनीमिया के स्वयं जो है फाइलोमोस में किस में वर्गीकृत किया गया है। अर्थ्रोपोडा, कोरोडेटा के वर्गीकरण हम करेंगे और उसको पाएंगे कि किस कैटेगरी में इसको रखा गया है। साथ में जो है मेमेलिया में जो आता है स्तनधारी प्राणी, उनमें क्या विशेषता होती है और किन विशेषताओं के कारण जो है ये जो है प्राणी जगत में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसी तरह त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ लगे रहें, बने रहें। ठीक है, मिस मत कीजिए एक भी टॉपिक को, क्योंकि एक भी टॉपिक आपके लिए जो है महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना तो आपको पता ही है, ये तो ज़रूरी ही है, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर को आगे जो बढ़ाना है तो इसमें जो है आपकी आवश्यकता है। क्योंकि मैं एक हूँ, आप लोग अनेक हो, तो इसी के साथ मुझे भी अनेक बनाओ और आगे बढ़ो। चलिए, ये बात तो था आपके लिए, क्योंकि आप अगर मुझे बढ़ाओगे तभी आपके समक्ष जो है एग्ज़ाम के समय अच्छा से अच्छा क्वेश्चन मिलेगा और इम्पोर्टेंट मिलेगा, वो भी दोनों लैंग्वेज में। क्योंकि हमें पता है कि भारत जो है हिंदी भाषी देश है, लेकिन कहते हैं पढ़ाई तो कुछ अंग्रेजी भी ले लिया है। चलिए, ये बात तो अच्छी बात है। अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जगत प्लांटी यानी पादप के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, आखिर किन किन भागों में जो है इसको विभक्त किया गया है। तो सबसे पहले तो यही आता है जो पादप में आते हैं, प्लांटी में आते हैं, वो आते हैं पादप जंतुओं की व्यापक विविधता पृथ्वी को जो है जैव विविधता यानी जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब हम पादपों और जंतुओं के जो है जो वर्गीकरण के विषय में जो सीखे हैं, जाने हैं, उसमें क्या है, कहते हैं जो पादप होते हैं वो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषित स्वयंपोषी और बिरले ही जो होते हैं विषमपोषी जीव होते हैं। विरले यानी रेयर केस होती है जो विषमपोषी होते हैं। इनकी कोशिका भित्तियों में जो है सेलुलोज की बनी होती है। जो इनकी कोशिका भित्ति होती है दोस्तों, सेलुलोज की बनी होती है। और ये सभी जो है एम्ब्रियोफाइटा होते हैं, इनमें एम्ब्रियोफाइटा प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको एक महत्वपूर्ण बनाता है।
उसके पश्चात कहते हैं पादप जगत के वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। देखिए जो प्लांटी है एम्फिलोफाइटा के जो है निम्न कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे कि जो है बायोफाइटा। बायोफाइटा में जो है पादप जगत के उभयचर यानी जलचर में है जो असंवहनीय होते हैं, यानी ये जलचर में आते हैं बायोफाइटा में, यानी पानी में रहने वाले जीव। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है टेरियोफाइटा। ठीक है, टेरियोफाइटा जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये इसके जड़ मिलेंगे, आपको तना मिलेंगे, पत्तियां मिलेंगे, पानी पाई जाती है। ठीक है, और संवहन ऊतक मौजूद होते हैं। संवहन करने के लिए इसको एक ऊतक की आवश्यकता होती है। उसके बाद है स्पोमैटोफाइटा, जो बीज उत्पन्न करने वाले पादप होते हैं, संवहनी ऊतक मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसमें स्पोमैटोफाइटा के जो है आगे निम्न विभाजित किया गया है। देखिए स्पोमैटोफाइटा जो है आपका जो थर्ड पार्ट है स्पोमैटोफाइटा, उसको तीन आगे भी कई भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें जिम्नोस्पर्म जैसे अनावृतीय बीज व पौधे, बीज अंडाशय के बंद नहीं होते हैं, यानी इसके बीज जो होते हैं खुले होते हैं। और एक जो है एंजियोस्पर्मी, यानी एंजियोस्पर्मी जो होते हैं बीज अंडाशय की दीवार के अंदर बंद होते हैं, इन्हें विभाजित किया जा सकता है। तो आप जो है इसके भी दो भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, इसमें हम द्विबीजपत्री भ्रूण ध्रुव पत्र में सम्मिलित होते हैं, जैसे कि दो पार्टों में होते हैं, जैसे चना होता है। अगर चना को देखोगे ना तो दो पार्ट इसके खुलते हैं, तो इसका मतलब है वो द्विबीजपत्री कहलाता है। और एक बीजपत्री जो होती है जैसे कि नारियल होता है, उसमें एक ही खोल बने होते हैं, तो उसको एक बीजपत्री भ्रूण में केवल एक ही बीजपत्र पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है बहुत कुछ समझेंगे, हम जानेंगे, तो आप इस तरह से बने रहिए। देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। The next topic is Barophyta. Barophytus are the amphibians of plant kingdoms as they complete their life cycle in the both water and land. Friend, there is a life cycle complete between water and on the land. There are amphibians. These mainly grow in the damp, shaded place, especially in the hills. They are grow in their grow in the damp, shady place, especially in the hill. They are embryophytes that do not have a vascular tissue, either xylem nor a phloems, and where is a multicellular sporogytes. They are way to the bone in the gametes for fighters, and no true leaves and the roots, as their independent plant body is the gametophytes and haploids. Sex organs are jacketed as there are a way surrounding by one or several layers of strial cells. There are three main types of barophytes. First is a flat ribbon-like, means liverworm is a marchenitia, and so in this figure a small leaf is a plant body, mosses is a funaria. And third is a flat thyroid plant body wearing a horn like Sporophyta is the horn of the Anthoscurus. They are shown in this picture. The first picture is a show in the liverworts is a marchenitia. There is the present of Antheridias, Anthrodipodus and Arcosinia. And second is a moss plant. Moss plant is a spore capsules, capotetra cap and stalk and simple leaves and rhizoids. There is a present of this plant of Funaria. In all types of Barophyta, the main plant body is a gametophyta, a large and more present, and they are photosynthetically active, which is aware to the sex organ. In a mosses, there is a gametophytes, is a plant body, is a leafless stems called to the gametospore, but is a liverworts and their horn walls, their plant body usually are thorns, that is ribbons like are heart shaped and bilaterally symmetric. The body is without roots, stems and leaves. The plants are anchored their soil by the rhizoid, and which are the unicellular is a liverwort and the horn wall, whereas a multicellular in the mosses. Rhizoids is a help in the anchorage, and they also in their absorption of the water and made a form to the substance. There is a male sex organ are antheridias and female sex organ are arcogenia. The gamete is produced in the sex organs. The male and female gamete fuse to give rise to the zygote, which is developing into the sporophyta.
And sporophita remain to the attached to be a gametophyta and depend on its form of foods and mineral. The sporogenous tissue in the saprophyta is undergoes to the metastasis to produce haploid spore. The spore on the dispersal of germinate to be give rise to be a gametophytus again. The most important of gametophytus in this lesson. Then here is a gametophyta undergoes to mitosis and gamete produce a phase of plant, and sporophyta is undergoes to the metastasis spore produce phase of plant. Friend, the remember the gametosphere is the metasis division and sporophyta is undergoes to the metasis division. So important for the spore producing, and there in all three types of Barophytas in the life cycle showing the alternations of generations. Alternational of generation is the most important. Here, comparison of the gametophytics and saprophytic phase of the Barophytus. The first is a gametophytic phase and second is a sporophytic phase. The first point, haploid phase generally autotrophics, and second is a diploid phase, heterotrophics or parasitic is autotrophics. Second is has a multicellular sex organs called enteradius and the arconosia, zinnia and where to still zagged, and has a second sporophytic phase is has a spore producing structure, and the produce of gametes and the produce a spore. Here produce of gamete and here is a produce a spore, and gametes are produced by the mitosis division and here spore are produced by the metasis. The metasis and metasis are different. Dominant phase occupy most of the life period and short-lived phase which is remains attached to the gametophyta. There are Barophyta as a panniers of vegetation. Panniers of vegetations in there are first one to grow on the various habitats like a rock, lava, sand, water and act on the soil window. And the most is hold water better than to the soil. This improve to the macro habitat for their code of on their seeds or other plant to grow, and these are the source of food for the fish and the birds, and there are drives of plant body in the use of nestings of materials by birds. Nesting is a material by birds. Important दोस्तों, जो हमारा टॉपिक आगे का जो है वो बायोफाइटा की ओर इशारा करता है। बायोफाइटा जो है इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। बायोफाइटस भी कहते हैं इसको। कहते हैं बायोफाइटा पादप जगत के जो है जलचर पादप है, यानी जल में रहने वाला ये एक पौधा है, पादप है। ये अपना जीवन चक्र जो है जल में और स्थल में पूरा करता है। देखिए जल में भी रहता है और स्थल पे भी यानी ज़मीन पे भी रहता है, और दोनों जगह जो है अपना जीवन ये जो है पूरा करता है। ये मुख्यतः नम व छायादार भागों में खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी कह सकते हो जहाँ भी छायादार मिलता हो, ठीक है, कहा खासकर जो है पहाड़ी क्षेत्रों को यहाँ जिक्र किया गया हिल स्टेशन का, तो वहाँ पर ये जो है पौधे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो इसको जो है एक अलग पहचान बनाता है। ये वो जो है एम्ब्रोफाइटस है जिनमें संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं, यानी इसमें जाइलम फ्लोएम जो है का अभाव पाया जाता है, यानी जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है। आपको पता है जाइलम का और फ्लोएम का अपना एक महत्वपूर्ण होता है, एक पानी लाने का काम करता है तो भोजन को ट्रांसफ़र करता है, तो ऐसा चीज़ें इसमें नहीं पाया जाता है। जाइलम फ्लोएम पाए जाने का जिसमें चांसेस नहीं रहते हैं, जबकि बहुकोशिकीय स्पोरोफाइटो सदा ही जो है गैमेलियोफाइटो द्वारा वहन किया जाता है, यानी यहाँ से वहाँ लिया जाता है। यथार्थ पत्तियों व जड़ें नहीं होती है क्योंकि इनका स्वतंत्र जो है काय युग्मकोशी यानी अगुणित होते हैं, यानी इसमें कह सकते हो कि इसमें पत्तियां व जड़ें नहीं पाई जाती है, जो कि इसको एक विशिष्ट बनाती है, अलग हमें से बताता है बायोफाइटस में। इसमें जनन अंग सदैव एक या अनेक बाध्य कोशिका के परतों से आवृत हो रहते हैं, यानी इनका जो जनन अंग होते हैं सदैव ही एक या दो से परतों से बंधे होते हैं। कहते हैं बायोफाइटा के 3 मुख्य प्रकार होते हैं जो हमारे समक्ष भी है। पहला तो यही होता है जो है चपटेरिवन फीता जैसे लीवर वर्ट यानी मैक्रोनिसिया। दूसरा जो है हमारे समक्ष है छोटे पत्तीदार स्तंभ मांस यानी यूनेरिया। तीसरा जो है चपटे सेलसाव यानी थैलस जैसे कि थैलार्ड जिसमें ब्रुंक्स हॉर्न सदीव बीजाणु अवधिप्त जो स्पोरोफाइटा होते हैं। इसमें हर्नवर्स और
एंथ्रोसियोरिया का नाम विशिष्ट है। जैसे कि आप चित्र भी देख रहे होंगे, आपके समक्ष दो चित्र जो यहाँ प्रेजेंट है, ये दोनों जो है कि लिवर स्टॉल्स यानी मैक्रोनेशिया का है, दूसरा जो है मास पादप फ्यूनेरिया का है। जैसे कि आप देखोगे कि लिवर वर्टस में जो है धुंधानी एंथ्रोडिया पाया जाता है, पुधानी धर होते हैं और थैलस भी पाए जाते हैं, जो एक तरफ फूल की तरह दर्शाए गए हैं, बहुत ही अच्छा दिखने में लगता है। और दूसरा जो है आपके समक्ष जो है मांस यानी पादप के लिए है, जो मांस जो है यानी गोपल कैप लगे होते हैं, वृंत बने होते हैं, सरल पत्तियाँ होती है और जो है मुलाव्स प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से जो है ये भी एक विशेषताओं में से एक विशेषता मानी जा सकती है। तो उसके आगे जो हमारे समक्ष है, जैसे कि आप को पता ही होगा कि सभी प्रकार के बायोफाइटा में मुख्य पादप जो है गैमेटोफाइटा नामक शरीर होता है। यह अधिक बड़ा दृढ़ एवं सक्रिय रूप से जो है प्रकाश संश्लेषित होते हैं, यानी प्रकाश के लिए ये क्रियाशील होता है, जिसमें जनन अंग विद्यमान होते हैं, यानी जनन अंग जो होता है प्रेजेंट, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। मांस में गैमेटोफैटिका जो है पादप शरीर एक पलदार तना होता है, जिसे हम गैमेटोफेयर्स यानी युग्मधर कहते हैं। लेकिन लीवर और हैनवॉल्सल में पादप शरीर सामान्यतः एक थैले से होते हैं, जो रिबन के सामान्य या हृदय के आकार तथा द्विपार्श्विक रूप से सम्मिलित होते हैं। कहते हैं पादप यानी प्लांटिस में शरीर में जड़े तना पत्तियां नहीं होती है। इन पादपों के शरीर में जो होता है जड़े तना और पत्तियां नहीं होती, यानी आप कह सकते हो रूट स्टेम, ठीक है, और लीव्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको विशिष्ट बनाता है। पादप जो है मृदा के साथ मिडलोप्स द्वारा रहते हैं, यानी जो ये पौधे होते हैं मिट्टी के साथ जो होते हैं अपने जड़ों से पकड़े रहते हैं, राइजोडस के रूप में होते हैं। कहते हैं लिवर में एनवर्स में जो एक कोशिकीय व मासे में बहुकोशिकीय। देखिए इसमें जो रहता है लिवर वर्ट्स में जो होती है एक कोशिकीय होता है और मासे जो होता है बहुकोशिकीय होता है। सुलास्ट्री यानी एंक्रोइजिस की भांति कार्य भी करता है और भूमि की सतह के सबसे निचले जो है सतरों में जल अवशोषण में सहायक होते हैं। नर जनन अंग जो है पुधानी यानी एंथ्रोडिया व मादा जनन अंग जो है एक्रोगोनिया होते हैं, युग्म जांस अंगों में बने होते हैं। कहते हैं नर तथा मादा युग्मकों के संलग्न से एक पिंड बनता है, जो विकसित होकर एक जो है स्पोरोफाइटा यानी विवत बनाता है। स्पोरोफाइटा जो होता है ग्लोमोफाइटा संलग्न रखकर उस पर भोजन व खनिज के लिए जो निर्भर रहता है। स्पोरोफाइटा में जो है बीजाणु जुड़न यानी उत्कों में जो मिसोसिस अद्र गुणसूत्र के परिणाम स्वरूप अनगुणित बीजाणु यानी हेलोफाइटस पर्स बनते हैं। बीजाणुओं के अंकुरण से पुण्य गैमेटोफाइटा बनता है। कहते हैं गैमेटोफाइटा में जो है सूत्री विभाजन होता है, यानी इसमें सूत्री विभाजन होता है। युग्मक से गैमेट बनाने वाली प्रवस्था यानी म्यूटेसिस कहते हैं हम, जो है सूत्री विभाजन को कहते हैं। स्पोरोफाइटा में जो है अर्ध गुणसूत्र यानी म्यूटेसिस होता है, जो बीजाणु स्पोर बनाने वाली प्रवस्था मानी जाती है। तो इसमें जो है मिटोसिस और मिसोसिस का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कहते हैं 3 प्रकार के जो है बायोफाइटा जीवन चक्र के दौरान जो है पीढ़ी एकांतर यानी अल्टरनेशनल ऑफ जनरेशन का प्रदर्शन करता है। तो ये मतलब होता है दोस्तों पीढ़ी एकांतरण यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ी एकांतरण को ये दर्शाता है। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष है वो ये है गैमेटोफाइटिक्स और स्पोरोफाइटिक्स अवस्थाओं में क्या अंतर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। गैमेटोफाइटिक्स जो होते हैं यूकेरियोटिक द्रवित होते हैं और स्पोरोफाइटिक्स जो होते हैं बीजाणु द्रवित अवस्था में होते हैं। यूकेरियोटिक में होते हैं और ये बीजाणु में होते हैं यानी बीज प्रेजेंट में होते हैं। कहते हैं हेलोफाइटस के जो है अनुग्रहित अवस्था सामान्य स्वयं पोषी होता है। ये जो होते हैं गैमेटोफाइटिक्स ये स्वयं पोषी होते हैं, ठीक है। और जो स्पोरोफाइटिक्स होते हैं ये जो होते हैं डिपाइडेट्स अवस्था में होते हैं। कहते हैं इसमें बहुकोशिकीय लैंगिक अंग जिन्हें जो है पुंधानी और स्त्रीधानी कहा जाता है युग्मक के स्ट्रोफाइटोजेक्ट से घिरे होते हैं, यानी इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही प्रेजेंट रहता है। जबकि इधर जो है स्पोरोफाइटिक्स में होते हैं वो जो है विषम पोषी आंशिक रूप से जो है स्वयं पोषी बनाने वाले संरचना जो है बीजाणु होती है। ये युग्मक बनाती है जबकि ये बीजाणु बनाती है। युग्मक माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। इसमें जो है बीजाणु असूत्री विभाजन यानी कह सकते हो कि इसमें समसूत्री यानी म्यूटेसिस द्वारा होता है, इसमें जो है म्यूटेसिस द्वारा होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है प्रभावी अवस्था अधिकांश जीवन इसी अवस्था में बिताती है, यानी सबके सब जो जीवन है इसी रूप से बिताते हैं। लेकिन कहते हैं अल्पकालिक अवस्था जो गैमेटोफाइटस से संबंध रखते हैं इस कैटेगरी में आता है। कहते हैं बायोफाइटा जो है अग्रणी वनस्पति है, अर्थात ये ही सबसे पहले विविधता आवास जैसे चट्टानों लावा बालू जल आदि में उगते हैं
तथा जो है मिट्टी बांधने का भी कार्य करता है, यानी मिट्टी को जो है थामे हुए रहते हैं, रुके हुए रहते हैं, बाढ़ या जो पानी के तेज बहावों से रोकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका जो है कार्य आप कह सकते हो। कहते हैं मिट्टी की अपेक्षा जो है मांस पानी के बेहतर रूप से रुक सकता है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रकार दूसरे जो है पेड़ों के बीजों के अंकुरण के लिए ये सूक्ष्म आवास यानी माइक्रो हैबिट में सुधार करता है, यानी सूक्ष्म आवास जो भी हो उसको सुधार करना इसका कार्य होता है। ये मछलियों व पक्षियों के लिए भोजन स्रोत है और इसके सूखे पादप जो है पक्षियों के लिए घोंसला निर्माण के सामग्री के स्रोत में काम है, यानी नेस्ट बनाने के लिए काम आता है पक्षियों में, ठीक है। और कहते हैं ये जो होते हैं पौधों में होते हैं, जो पानियों में होते हैं, तो ये पौधे जो होते हैं वहाँ के जीव जंतु के लिए जो है भोजन जो है प्रबंधन करता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात जो है हमारे समक्ष बनता भी है। The our next topic is the Tetraphyta. Tetraphytus is the fern plant is the Tetraphyta. Here it is shown in this picture. A garden fern plant. The present roots, rhizomes and soil leaves and others are present here. Ferns are lobulous vascular plants. They are containing vascular tissue. Vascular tissue which is the made up to the xylems and phloems and help in the conduction of water and nutrition to all part of the plant body. Tetraphytas are usually found in the damp, shaded place or in their garden and on their hills where the temperature is very low. This present of the temperature is very low. The main plant body presented in the sporophytes a diploid germination and has a roots which thus penetrate their soils and absorb the water and minerals. The leaves fornets of Sporophytus is a grow in the thick horizontal underground stem or rhizomes and which the bear advantages of root. Their young leaves and their base of their fronds are covered by the dry brown scale raminenta. And the young leaves on the left lattice is a characteristically is a circulated and squared structures. And see this figure, the axis of the leaves is called rachis and the lifted on the both side of rachis are called pinea. Their division of peneus is known as the pineal. There is on the under surface of the leaves develops a spore producing body called sporogenias in the groups. It's called shore. Shore single source which may or may not be covered with the multicellular structures called indusum. The sporogenous tissue in their sporogenia is undergoes to the mucus to produce haploid spore, and the spore on the dispersals is germinate into on the independent small thals like body. The gametospore is called to protothals. There is a protothals is a where to the enteroidea and the archogenia. Which produce a male and female gamete respectively. There is a friend produce a male and female gametes, and their gametes fuse and their zygote devolve into the diploid sporophyta. The young embryo absorb the nutrition and water from to the gametophyta until it is a root and the leaves are forming. The gametophyta is then die. Gametophyta is grow independent of the sporophyta and it is a leaf for a short period of a time, but a new sporophyta is temporarily dependent upon the teeny gametospore. The gametospore are sporophytic phase alternate and the brophyta. दूसरे तरह के चित्र में आपको दिखाया भी गया है टेरोडोफाइटा। फ्रेंड, टेरोडोफाइटा जो होती है ये आम पाए जाने वाला पौधा है। ये कई जगह पाया जाता है। इसको हम फर्न भी कहते हैं। पंगों का पौधा या टेरोडोफाइटा होता है, यानी फर्न भी कहते हैं हम इसको। ये पौधा जैसे आप देख रहे होंगे, ये जो है आपके घरों में भी कई जगह पाया जाता है, लेकिन ये बगीचा में काफ़ी पाया जाता है। लोग जो है शौक से इसको घर में भी लगा लेते हैं। युद्धान फर्न के पौधे के नाम से भी जाना जाता है और डेकोरेशन में तो काम आता ही आता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण पौधा माना जाता है हर जगह के लिए। इसमें कहते हैं जड़ें प्रेजेंट होते हैं, प्रकंद होते हैं और मुद्रा स्तर होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको बनाता है। कहते हैं फर्न जो है निम्न सतर संबाणी पादप होते हैं। संबाणी जो है पौधा होता है, इसमें संबाणी उत्तक जो है दारू जाइलम्स और जो है
पोषवाह यानी फ्लोएम होते हैं, जिनकी सहायता से जल व पोषक तत्व जो है पादप शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। यानी दोनों जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं पर्जेंट होते हैं। टेरिडोफाइटा सामान्यतः नम छायादार स्थान, बगीचे व पहाड़ों में पाए जाते हैं, जहां तापमान जो होती है बहुत ही कम होता है। तो ये इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखती है। कहते हैं मुख्य पादप शरीर एक जो है स्पोरोफैटिक्स यानी बीजाणुबद्धी यंत्रीगुणित प्रजनन जो है को दर्शाती है, और ये जो है इसमें जड़ें होती है जो ज़मीन के भीतर जाती है ताकि जल और खनिजों को जो है अवशोषण कर सकें। तो ये इसको इम्पोर्टेंट बनाता है। कहते हैं जो स्पोरोफाइटा की जो पत्तियाँ होती है प्रणवंश यानी फ्रॉन्डेट्स मोटे क्षैतिज और भूमिगत तने प्रकंद दंडाइजोम्स पर उगती है, जिसमें जो है अपस्थानिक जड़ें होती है। प्रजनन की नई पत्तियां व आधार जो है सूखे भूरे सल्कों यानी रेमेंटा से जो है आच्छादित रहते हैं। कहते हैं उसके पश्चात जो होते हैं इसमें नई पत्तियां और वर्णक जो होते हैं वित्तीय रूप से कशी हुई और कुंडली संरचना दर्शाती है। ठीक है, चित्र में भी दिखाया गया था। पत्तियां के जो है अक्ष के प्रक्षोभ यानी रैकिल्स कहते हैं, जो रैकिस के दोनों ओर से जो है वर्णों की जो है पीर्षक यानी पेनिस कहते हैं, और जो है पीर्षक के खंडों में जो है पीर्षिका पेनियूस कहते हैं। तो पत्तियों की निचली सतह पर जो है बीजाणु उत्पन्न करने वाले काय बॉडी विकसित होती है, जिसमें बीजाणुधानी स्पोरोजीनिया कहा जाता है। यानी स्पोरोजीनिया जो होती है उसे बीजाणुधानी भी कहा जाता है। बीजाणुधानी के समूह को जो है बीजाणुधानी के समूहों को बीजाणुधानी धनी गुंज या अंग्रेजी में सैराइस सॉरिस एक वचन में सोरस कहा जाता है। बीजाणुधानी जो है पुंज बहुकोश की संरचना जिसे जो संरक्षद यानी इंडुसियम्स कहते हैं द्वारा जो आवृत हो सकती है और भी नहीं भी। तो इसलिए कहा जाता है कि बीजाणुगाणी जो होता है स्पोरोजीनियस में जो है बीजाणु उत्पन्न करने वाले उत्को तथा अर्धसूतन होने से अंकुरित बीजाणु उत्पन्न करते हैं। देखिए दोस्तों, सिंपली बात बताई जाए तो उसमें तो यही बात बताया गया है कि सिर्फ जो ये चीज़ें जो होती है वो एक तरफ से जो है इसको में जो आवृत्तियाँ पाई जाती है, और इसमें जो है बीजाणु अन्य यानी बीज उत्पन्न करने वाले उतक भी पाए जाते हैं। और ये जो होती है अर्धगुणसूत्र द्वारा होता है यानी मिसोसिस द्वारा जो होती है इसकी फॉर्मेशन होती है। तो ये इसको जो है विशिष्ट बनाता है और महत्वपूर्ण रखता भी है। कहते हैं प्रकरण पक्ष बीजाणु द्वारा अंकुरन होकर उनमें एक स्वतंत्र छोटा थैला जैसे कार्य यानी जो है गैमोस्टोफाइटा बनाता है, जिसे हम प्रोथैलस भी कहते हैं। प्रोथैलस पर जो है पुच्छधानी यानी एंथ्रोडिया और स्त्रीधानी बने होते हैं, जिसमें से नर्म और मादा युग्मक पाया जाता है। यानी जो है इसमें मेल और फीमेल सेक्स जो है प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो है गैमेटोस का संकलन होने पर जायगोट बनाता है, जो द्विगणित स्पोरोफाइटा कहलाता है। कहते हैं अपभृत भ्रूण जो है गैमेटोफाइटा के पोषक तत्वों का जो है अरिजल अवशोषण तब तक करता है जब तक कि इसकी पत्तियां व जड़ें विकसित नहीं हो जाती, तब पश्चात जो है गैमेटोफाइटा मृत हो जाती है। गैमेटोफाइटा स्पोरोफाइटा के पृथक स्वतंत्र रूप से जो उगता है, और इसका जो है जीवन काल अल्प अवधि का है, लेकिन एक नया स्पोरोफाइटा और छोटे गैमेटोफाइटा पर अस्थायी रूप से जो है ये आश्रित होती है। कहते हैं बायोफाइटा की तरह इनमें भी दो प्रवस्थाएं यानी गैमेटोफाइटी और स्पोरोफाइटी का जो है एकांतरण होता है, जो इसको एक महत्वपूर्ण भी। द जिम्नोस्पर्म द गैमस इज द नेक्ट स्पर्मा एंड द सीड। देयर इज अ Gymnosperm is together with the flowering plant angiosperm, and their gymnosperm is formed to the groups of Sporophyta. Sperma is a seed, fetus is a plant, is a seed produced plant, mean seed producing plant. Here is a seed present, but seed is naked, and there is a gymnosperm is a here where is a naked ovule on the flat scale lips called to the ovuloferous scale, which they are not being closed in the carpus or breath. There is the autoflares scale are arranging in their cones. And characteristics of gymnosperm is the adult plant Sporophyta is tall, broadly pencil trees and sharp, mostly evergreen. There is a stem is usually branched but rarely unbranched as a cycas. Leaves may be as simple as a pinus or the compound in the cycas is figure. The leaves may be a damprofix or their one kind only. Foliaceous leaves are a large green simples or pinnatis compound
needly like and grow on the drop sorted as a penny. They are directly borne on their main trunk in the cycas. Scale leaves are brown and the simple. Vascular bundles in a stem are arranged in their or rings and slowly secondary growth. The gamosperms is where to the cones with their usually unicellular and either male and female. Rarely bisexual in the azanitum. The pollen grains are the point produce a macrosporangia of their male cone. And in the panel, each of the pollen grains has two large sac is called to the beings to help in the dispersals by winds, and pollen grains produce two male gamete. Here, the two pollen grains produce a two male gamete. Ovule they are not been closed in the ovary in the angiosperm, but are they born naked on their lively mesosporally on the female's cone. Also, their term as gamosperm is a necked seed for their groups. Will they produce a side or by side and inside which the female's gametes eggs produce. Their male gamete fuse with the female gametes in their ovule. Their fertilized ovule they develop into a seed, bind and case of panning. Some common panning, there are the redwoods, scoid, juniper and junispers and the cedrus and there are sagopalms yani cycas. Many gamosperms is a yard to timber, resistant to the temperate times in the cerebrals. Other product like the dry fruit, chiligosa, sago, sabutenda and turn from to all stem of cycas. Here shown in this picture, there is the cycas plant and other plants here. And the new lamina buds, regional of drop sorts, bearing to flozily leaves, main show males corners take the place of their dwarf fruits and other types of they are present. Here show this picture, some example of lamphos, the gamosperm are penny trees and cycas trees and tree with the male and female cone. There are the three types of trees are present here. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा है अनावृत्तीय बीजी यानी जो जिम्नोस्पर्मी होता है, जिम्नोस्पर्म का नग्न और स्पर्म मतलब होता है बीज, ठीक है। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि जिसका अर्थ जो होता है अनावृत्ति बीजी कहते हैं, यानी जिम्नोस्पर्मी यानी जिम्नोस का मतलब होता है नग्न और स्पर्मिस का मतलब होता है बीज। दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है कि पुष्प जो होती है पादपों के साथ जिम्नोस्पर्म मिलकर एक बड़ा समूह स्पोरोफाइटा बनाता है। स्पोरोफाइटा जो होता है बीज होता है, फाइटास का मतलब पौधा, स्पर्मा के मतलब बीज और फाइटास का मतलब पौधा अर्थात बीज बनाने वाला पौधा। तो ये जो है अत्यंत महत्वपूर्ण भी रखता है। जिम्नोस्पर्म की जनावृत्ति नग्न होती है। बीजांड जो वे अव्यूल जो होते हैं चपटी शक्ल और पत्तियों पर जिन्हें हम बीजांधर शल्क यानी एम्ब्लोफेरिस स्केल भी कहते हैं विद्यमान रहते हैं और जो कार्पस अंडाशय में बंद नहीं रहते हैं, विषधर शल्कु के कार्य में व्यवस्थित रखता है। तो ये जो है इनकी कुछ विशेषताओं में से माना जा सकता है और समझ सकते हो आप। कहते हैं इन पौधे के जो है अनावृत बीजी जो है जिम्नोस्पर्म्स के कुछ अभिलक्षण होते हैं, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं जब वयस्क पौधा होता है स्पोरोफाइटा होता है तो लंबा कष्टीय बहुवृक्षीय वृक्ष अथवा झाड़ी है जिनका जो है तना सामान्यतः शाखित होती है, जैसे विरले ही अशाखित जैसे साइकस। कहते हैं विरले ही जो होते हैं अशाखित होते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो शाखित मतलब होता है शाखाओं में फैलना, लेकिन कहते हैं दो पौधे होते हैं जिसमें शाखाएं नहीं होते हैं, जैसे कि आपका साइकस। साइकस में जो होता है नहीं होता है ऐसा कुछ भी प्रेजेंट, तो ये इंपॉर्टेंट इसको बनाता है, ठीक है। कहते हैं कि जो ये पेड़ सब होते हैं ये अधिकतर सदाबहार वनों में पाया जाता है और सदाबहार ही होते हैं। पत्तियाँ जो होती है सरल होती है जैसे कि चीड़ में, ठीक है, ये संयुक्त होती है जैसे साइकस में। चीड़ में जो पत्तियाँ होती है सरल होती है, साइकस में जो होती है संयुक्त होती है, ठीक है। जैसे चित्र में भी आप देखोगे आगे, पत्तियाँ जो होती है द्विरूपी एंड डायफर फिक्स होती है, केवल एक ही प्रकार की होती है और परिणित पत्तियाँ बड़ी हरी व जो है पिछदार और संयुक्त और सुई नुमा होती है। यानी एक तरह से देखोगे तो ये पाइन्स की तरह होते हैं, पतले पतले होते हैं, सुइयाँ की तरह होती हैं। ये छोटी टहनियाँ जो है बॉन प्रभाव पर उगती है जैसे पाइनस में या मुख्य तने पर जैसे कि साइकस में होती है। शक्ली पत्ती बुरी तरह से जो है सरल होती है जो कि इम्पोर्टेंट होता है। कहते हैं तने में जो है संवाहनी बंडल एक बल्ले में व्यवस्थित होते हैं जो त्रिपति वृद्धि दर्शाते हैं, यानी
प्राकृतिक वृद्धि जो है दर्शाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट बनाता है। जिनमें स्पोर्न में शंकु लगते हैं और जो सदैव ही एक लिंगी या तो नर या मादा होते हैं। विरले ही जो होते हैं द्विलिंगी होते हैं, जैसे कि ये जो नेटस के पौधे होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, बाकी सबके सब जो होते हैं एक लिंगी होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बनाता है। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो, साइकस का जो पौधा बी है और पहला जो है चीड़ का वृक्ष है, ठीक है, चीड़ के वृक्ष का पता ही है। दूसरा जो है साइकस का पौधा है, जो कि आप दिख रहा होगा कि अब गोल मटोल जैसा बना हुआ है, ठीक है। उसके पश्चात जो है आपके समक्ष जो है नर और मादा संकुच पेड़ जो होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। कौन नर का भाग होता है, कौन मादा का भाग होता है, तो ये आपके लिए जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। तो ये डायग्राम ही आपको बहुत कुछ बता देता है और डायग्राम से भी समझने की कोशिश कर सकती हो, ठीक है। आगे जो कहते हैं परागकण अर्गोनित यानी हैप्लॉइड होते हैं और ये नर शंकु जो है लघु बीजाणु यानी मैक्रोस्पोर्जिया में बनते हैं। पाइनस में प्रत्येक परागकण में इसके जो प्रकरणीय के लिए 2 कोष होते हैं, जिन्हें पक्ष कहा जाता है, और जो वायु द्वारा बीजों के जो प्रकरण में सहायता भी करते हैं। परागण कण 2 नर गैमेट्स युग्मक बनाते हैं। बीजांड एंडोस्पर्म की भांति अंडाशय के भीतर बंद नहीं होते हैं। ये जो है बीजांड मादा संगोड़ के पत्तीदार जो गुरु बीजाणु यानी जो है मेगास्पोरोफाइट्स से अनावृत्य नग्न रूप में बनते हैं। इसलिए इस पादप समूह के अनावृत्य बीज जो है नग्न बीज भी कहा जाता है या नग्न बीज भी कहते हैं। बीजांड सासर बनते हैं जिनके अंदर मादा युग्मक या अंड उत्पन्न होते हैं। बीजांड में नर तथा मादा युग्मक के संलग्न होते हैं और इनके पश्चात जो है निश्चेषित बीजांड से बीज बन जाती है। तो इस प्रकार से कह सकते हो कि फाइलम समक्ष जो है बक्ष पक्ष सहित बीज पाई जाती है। कहते हैं कुछ सामान्य अनावृत्ति इस प्रकार भी हो सकते हैं, जैसे चीड़ है, पाइनस है, रेडवुड यानी शिकोया, जूनिस्पर यानी जिनोस्पर्स, देवदार यानी सीडर्स, और जो है सैपोगामा यानी साइकस आदि जो है जिनस्पर्म में इमारती लकड़ी, रेजिस, तरपिन का तेल व कई अन्य उत्पाद जैसे सूखा मेवा, गोजा आदि जो है आगे चल के जो है साबुदान साइकस के पुराने तने से प्राप्त होती है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण पहलू थी। द नेक्स्ट टॉपिक हेयर एंजियोस्पर्म। देयर एंजियोस्पर्म मीन a typically flowering plant. Here is the typically flowering plant. The show of mainly feature of flower are there show in the bud. There is the our most familiar plant like pears, mangoes, coconut, wheats and rice come under to the groups called to angiosperm. There is the example of a mango, coconut, wheats and rice are angiosperms plant. There are seed away to the enclosed in the fruits and which is the mature fertilized ovary. Then look at the angiosperm plant in this figure. This plant is generally shown in your garden and see here is the bud, flower, fruits. There is the reproductions organ and here is the nodes, internodes and noded leaves. And there is the use of photosynthetic transpirations and the stem support or conductions. Roots, anchorages and absorptions. They are plant of angiosperms of our plant. There is an important plant of angiosperm. The angiosperm is divided into 2 groups of classes, dicotyledons and monocotyledon. Then look at the figure 3.5 to study of difference between the 2 groups. Angiosperms where to the seeds enclosed in the fruits and dicot plant have a 2 cytoderms in the seeds, whereas the monocots have only 1 cytoderms within the seeds. They are different between the angiosperm and gymnosperm. Here is a gymnosperm and angiosperm. Their seed neck is not being enclosed in ovary. Seed is necked, not enclosed in ovary. And angiosperm is a seed enclosed in a fruits, a mature fertilizer ovary. The second is an independent plant Asprophytus is which is a weird conens. Here spore develop that is the turn give rise to the gametosphere. The turn to wears the gametes. And there is the angiosperm is an independent plant Asprophyta which is where to flower bear reproductive spore devolved which produce a gametophytus that in a turn bear a gamete. The thirdly is a xylem has a mainly traces is usually absent and xylem has a both visually well is the trachearies.
Here so in this picture, the monocots is the roots and dicots, xylem vessels, stem, vascular bundle, calviums, vascular bundle. Here is a present a leaf, parent wings, flowers, pigeon, thermoses, seeds, one contoderms and the two cotyledons. There is a like grams and petals, pale stems. The some families of angiosperm. The angiosperm include the most diversity of the Wadosperm, numbers of kingdoms, plantations, and the flower offer the large number of characters which is a constant and such as these are used for as groupings of angiosperm into different family. Within each family are included plants which show the similarity and organization of their various part of flower. We shall study only four families and the two dicots and two of the monocots. The first is Phascolis peace family include all the pulses and the Malvocus is a China rose family and Lycosis is a lily family and Pocus is the grass family include a Corylus. दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि एंजियोस्पर्मी जो होते हैं ये आवृतबीजीय होते हैं। एंजियोस्पर्म में एक प्रारूपी पुष्प पादप होता है। हमारे सर्वाधिक परिचित पौधे जैसे मटर होता है, आम होता है, ठीक है, नारियल होता है, गेहूँ व चावल, ठीक है, आवृतबीजीय एंजियोस्पर्म्स के हैं। इनके बीज सदैव फलों के अंदर बंद रहा करते हैं। फल प्रवेशिता निषेचित अंडाशय होता है जो एंजियोस्पर्म पौधे के चित्र भी देखोगे अभी, ठीक है। इसके जो पौधे होते हैं जनरली नॉर्मल ही होता है, जैसे आप कहीं भी देख लेते हो, जो पौधों के मुख्य भाग होता है। कहते हैं अंतर्बीजीय जो है एंजियोस्पर्म के दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। उसको जो है एक द्विबीजपत्री और दूसरा जो है एक बीजपत्री में बांटा गया है, यानी डाइकोटोडेशन एंड मोनोकोटन, यानी दो भागों में इसको बांटना अत्यंत महत्वपूर्ण इसको बनाता है। कहते हैं इसमें जो कहते हैं दो वर्गों में अंतर अध्ययन करने के लिए आपके समक्ष जो है एक चित्र भी प्रेजेंट किया गया है। कहते हैं आवृतबीजी जो है एंजियोस्पर्म पौधों में बीज फलों के भीतर होते हैं, ये इसकी खासियत होती है। और द्विबीजपत्री पौधे में जो होते हैं दो बीजों के अंदर बीजपत्र होते हैं, जबकि एक बीजपत्री पौधों में जो है एक बीजपत्र ही होते हैं। जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि एक नॉर्मल पौधा है जिसमें आपको कली दिखेंगे, पुष्प दिखेंगे, जो जनन पाठ आते हैं और इसमें फल भी इंक्लूड होता है। उसके जो होता है पर्व संधि होते हैं, जैसे पैरिस बंध, इंटरनोड्स होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण या पत्तियों द्वारा जो है भोजन अवशोषित करने के लिए महत्वपूर्ण जो है योगदान देता है। उसके पश्चात जो है प्रकाश संश्लेषण जो होते हैं पत्तियों के द्वारा अर्व संधि जो वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तना जो होते हैं परिवहन में मदद करना इसका मुख्य कार्य होता है। कहते हैं जड़ों का भी अपना एक महत्व कार्य होते हैं। जड़े में जो होते हैं मूल जड़ प्रेजेंट होता है, अस्तित्व होते हैं, अवशोषण होते हैं, तो यहाँ से ही जो होते हैं सारे जो रहते हैं कार्य संपन्न होते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे समक्ष बताया गया है दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, वो है एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म में अंतर क्या होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो होता है जिम्नोस्पर्म जो होते हैं अनावृतजीत और एंजियोस्पर्म आवृतबीजी होते हैं, यानी इसमें बीज वाली होती है, इसमें बीज जो होते हैं। पहला तो यही बात बताता है कि बीज जो है अनावृत नग्न होते हैं, क्योंकि ये जो अंडाशय बंद नहीं होते हैं। दोस्तों याद रखना इसके जो इसके बीज जो होते हैं, सीड जो होते हैं नग्न होते हैं, इनमें कोई तरह के आवरण बने हुए नहीं होते हैं। और जो एंजियोस्पर्म होते हैं उस बीज फल में अंदर होते हैं, फल होते हैं उसके अंदर बीज होते हैं, जैसे आम उम के देखते ही होंगे, ठीक है। और इसमें जो है फल प्रवेशिता अंडाशय में होते हैं। उसके सेकंड पार्ट में कहता है कि स्वतंत्र पादप बीजाभूषित होते हैं जिनमें शंकु लगे होते हैं, जहाँ बीजाणु विकसित होते हैं और जो आगे चल के जो है गैमेटोफाइटा जो है निर्माण करते हैं, जिनमें युग्मक गैमेट्स होते हैं। इसमें जो है दूसरा बात फूल लगते हैं जिनमें जननी बीजाणु बनाते हैं, जिससे युग्मविदित बनते हैं, अंततः युग्मक बनते हैं। और इसमें जो है दारू में मुख्य रूप से जो वर्णित डेक्रोट होते हैं जो वाहिकाएँ प्राय विद्यमान होते हैं। और इसमें जो है जाइलम वाहिकाएँ एवं वाहिनीय दोनों ही होते हैं। तो ये चीज़ें इसको जो है विशिष्ट बनाता है और इनमें सारी बातें खासियतों में आती है। कहते हैं कुछ यहाँ पर जो बताया गया है एक बीजपत्री की खासियत और द्विबीजपत्री की खासियत बताया गया है कि इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि इसमें जड़ पाया जाता है, इसमें दारू पाया जाता है, जाइलम वाहिकाएँ होती है, दूसरे में तना पाया जाता है, संवहन बंडल्स प्रेजेंट होती है। इसमें संवहन बंडल तो होती है प्लस एक गंध यानी कैम्बियल्स पाया जाता है। तो इसमें पत्तियाँ का जो भी भास होती है, इसमें पत्ती में जो है सामान्य शिराएँ होती है और इसमें जो होते हैं जलकाएँ सिराएँ पाई जाती हैं। पुष्प जो होते हैं इसमें होते हैं त्रिपक्षीय टाइप में पाया जाता है,
जबकि दूसरे वाले पौधे में आपको सब कुछ मिलेगा, पुकेसर मिलेगा, पंचेय मिलेगा, बाहर दल मिलेगा, पंखुड़ी मिलेगी। तो इस तरह से जो है इसकी अंतरों में आप सब समझ सकते हो। बीज में भी कुछ बात होती है, जैसे कि आप देखोगे बीज जो होता है एक बीजपत्री, यानी बीज के दो पार्ट नहीं होते हैं, बीज का एक ही पार्ट होता है। जैसे नारियल आप देख सकते हो ये दो पार्टों में बटा हुआ नहीं होता है। और दूसरी तरफ जो है दो बीजपत्री में जैसे होता है, चना देखे ही होगे ग्राम, जिसमें जो होते हैं आप खोलोगे उसके छिलके उतारोगे तो ये दो भागों में बढ़ जाता है, तो इसे द्विबीजपत्री कहते हैं। और एक बीजपत्री का मतलब जो होता है कि ये जिसमें एक ही फल ही रूप में हो, जैसे कि आप नारियल का एग्जाम्पल ले सकते हो, इसमें दो पार्टों में नारियल जो है विभक्त नहीं होता है। तो इस एग्जाम्पल से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में क्या अंतर है, ठीक है, मोनोकोटिल्डोकोट में क्या डिफरेंट है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात कहते हैं अनावृत्ति बीजों के कुछ कुल जो है फैमिली को हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। एंजियोस्पर्म पौधे जो है प्लांटेज जगत के सबसे जो है भिन्न एवं व्यापक सदस्य हैं। फूलों में अनेकों लक्षण पाए जाते हैं जो स्थायी होते हैं, और इसलिए उन्हें जो है एंजियोस्पर्म विभिन्न कुलों में विभक्त करने का आधार भी बनाया जाता है। कहते हैं प्रत्येक कुल में ऐसे पौधे रखे गए हैं जिनमें फूलों के विविधताएं भागों को संगठना में समानता पाई जाती है। ठीक है, हम यहाँ पर जो है केवल 4 कुलों का ही अध्ययन करेंगे, जो 2 बीजपत्री और 2 एक बीजपत्री के विषय में हम बस वर्णन करेंगे। इसमें जो है फैवेसिस जो होती है, जो मटर कुल में आते हैं, इसके जो है अंतर्गत सभी दलें आती है। यानी मटर जो है, मटर भी आप देख सकते हो इसमें द्विबीजपत्री में पाया जाता है। उसके बाद है हमारा सेकंड रहेगा मालवेसी जो होता है चाइना रोज या फैमिली भी कहते हैं। उसके बाद लिलियासी जो होती है लिली फूल यानी फैमिली होती है। उसके बाद जो हम करेंगे पैसी जो होती है घास फैमिली, इसके अंतर्गत अनाज भी कुछ आते हैं जो कि महत्वपूर्ण बनाता है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, द फर्स्ट प्लांट इज Fabaceae. Fabaceae family is a Palpolosis is the dicotyledons family. They show in this of chapter. The plant are herbous and shrubs and the reddish trees. The flowers are zygomorphic is mean a flower can be cut into 2 equal levels only through the one radius. Bisexual complete calyxis is a considered of 5 spell and jointed. Cornelia is a compare of the 5 petals as a Polopatrus is a Paleonosis is a shaped the butterfly shaped, and there is a large petals is a called it stander. 2 smaller one called to the wings and the 2 interior small ones more or less jointed forming a scales as androcoms gas 10 stems and arranged into 2 valves 9 plus 1. That is Diplophoros is the conditions and so in this picture. Genusperm is the spreading monocarpellars and unicellular with the many vascular arranged on the marginal placenta. Fruits. Here show this picture of pea. Their flowers. Peas show the flowers, stamens, and the petal of flower expanded out. The petal of flower is a stander, wings, and keel. There are stamens and there are flowers of peas that showing in your home. The Fabaceae is the example useful plant of Fabaceae. There are some features. There is the common name is a peas, mutter, and botanical name is a Pisum otivum, and peasants peas arhar. The kazam, green grams moong is a botanical name is a Pholasis aurea, and soybeans is a Glassins mag, and lentillus masur, lens cousineries, and groundnut moong fully is a arches hyposia, and chickpea yani chana. Chickpea is chana is a name of botanical is a Cicer argentum. There is a next topic is Malvaceae. Here friend, Malvaceae is the plant may be a herbaceous shrub and trees. There are herbs and shrub and trees. Bicus as a rosa is a sinensis a China rose showing the flower, verniculars, grahar and sunworm. They are the best example of this family. Friend, there is a flower are large, attractive, usually a shortlet alexary. So in this picture, the flowers are pentarous, all worded
have a membrane that are 5 are multiples of 5, and endosperm fixed mean that it can be divided into two equal have a third only radius. Apicus is a present on the additionally wall their backwards and just below their cases to calyx has a 5 spell that may be a free or jointed at a base. Corylus has a 5 petals and is usually free. Androscomes and constant of indefinite number of monospores stem and their lower part of filament joined together to the formation stamen tubes. And genusperm they are considered 5 carpus is a sconer corpse and the orbit is a separasis of pentacular having axial fruit placenta and their carpus also present. The cotton beans and the hollow locks are other example member of this family. Shown in this picture, the Chinese rose flower. Chinese rose flower of present of carpels as apicals, calces and stamen. They normally present the all flower and their Chinese rose is important for this group. The next family is Liliaceae. Liliaceae it is a monocot family, Liliaceae family. The plant are mostly perennial herb. Their stem is the rhizomes and the bulb-like leaves may be a fleshly causelings arising from the underground stem. The flowers are bisexually entomorphic, mostly trimorous. All over the walls have their tree unit of multiply of 3. And the Hypogeneus A. paternath is a large patroids corollo Corollex is usually 6. Here, the 6 as arranged in the two bonded 3 each free of untied. Stems usually 6, 3 plus 3. In their walls situated the opposite to be a paternath is lobes and carpus trees and porous ovaries rise to the axial placentation fruits usually are carpels. Here show in this picture a onion plant. Here show in the onion plant a very easily found to the over field and they are you are also show their part and the onions plant. The some plants are example of the usually plant of the Liliaceae. Liliaceae is a important plant is the Gretid kumari. Gretid kumari is the botanical name is always Brahmandaceae and Satwar or Satumuli, yani Sporulus recocus and tulipa tulip and Kalihari, Gloresa saproba and lily is a Lilium condylarum, onion and Alamus cepa. The last topic is plantis is family of Poaceae. Poaceae is a monocotyledonous family and there is a plant of herbs and rails modern as the sugarcane inflorescence spike on spectacles for example weeds. A small piglet maybe a contain not a more than 5 flowers. Flowers are very small in compass is with the scale like a stature. The stem are 3 sometimes and 6 as the rice and the bamboo. The 3 carpels and sonopos unicellular ovaries report to the varying to a single basal vascular fruits is the carpus is seed coated and ovary was in spiral fused. And some example usually plant of Poaceae. Poaceae is commonly found in gardens and the other side and your field. There are common names the rice, botanical name is the Oryza sativa. Wheat is a Ptericum activus and maize is a Gia may. And sugarcane is a Saccharomus afflatum and Sarcodenda is a S. Espertums and Verlis is a Hortense villager. Shown in this picture, some rice plant or Oryza sativa. The rice plant is a normally see on your field. There is a flowers, stamen, potential branches of standard levels and panicles and there are other types of present of this plant. तो सबसे पहले हमारा समक्ष जो आता है फेवेसिकुल यानी पेपिलोनियस एक द्विबीजपत्री यानी इसमें एक ही बीज प्रेजेंट होता है। पौधे के शाख या झाड़ी होते हैं और बिरले ही वृक्ष होते हैं। कोई कोई ही पौधा जो होता है जो वृक्ष के रूप में आपके समक्ष प्रेजेंट होता है। कहते हैं इसमें जो पुफल और व्यासमती यानी जाए वो गोम स्ट्रीम्स अर्थात पुपल्स केवल एक ही त्रिज्या द्वारा 2 सामान्य भागों में काटा जा सकता है। द्विलिंगी जो होता है पुण्यवाहरे दल कुंज
जो है पुंज कैलिकस में 5 बाहरी दल होते हैं जो कि जुड़े हुए होते हैं। इनके अगर आप देखोगे पत्ते देखोगे तो इनके जुड़े हुए पत्ते होते हैं। और करोला जो होते हैं में 5 पंखुड़ियाँ होती है, यानी इसके फूल देखोगे तो उसमें 5 पंखुड़ियाँ दिखेगी। ठीक है, दलीय होते हैं, आकार में जो है पैलिनोसिया के तितली के समान आकार वाली होती है। और बड़ी पंखुड़ियाँ भी होती है जिसमें स्टोडस व छोटे पंखुड़ियों के जो है पक्ष यानी विंग्स बने होते हैं, जो कि इसको महत्वपूर्ण बनाता है। आंतरिक 2 छोटी पंखुड़ियाँ होती है जो आपस में अर्ध खुली होती है, तरह से जुड़कर एक कील यानी कैंस बनाती है। पूर्व जो होती है 10 पुकेशर्स स्टेमन्स होते हैं जो कि 9+1 के रूप में 2 चक्रीय वॉलस यानी चक्रोवॉलस विन्यासी होते हैं। इसे जो है द्विसंधि डायनोस्पर्म स्थिति कहते हैं, जो चित्र में भी दर्शाया गया है। कहते हैं उधर एकांड्रिस जो मोनोस कैपलैरिस एक कोष्ठकीय यानी सेलुलर जो बहुबीजांड युक्त होते हैं, जो कि उपांतरित मर्जिना विडांजन्स में विन्यासित रहते हैं। फल एक सेल यानी फली के रूप में होता है। जैसे कि चित्र में भी आप देखोगे कि मटर का एक पौधा दिखाया गया है और मटर के जो है विभिन्न भागों को दर्शाया गया है। इसमें मटर के पौधे के फूल लिया गया है, तो फूल भी देख सकते हो किस प्रकार से है। और इसमें जो आपको एक बात बताई गई थी पुकेसर, तो पुकेसर 9+1 के भाग में होता है, जैसे कि चित्र में भी दिखाया गया है। एक अलग होता है, बाकी जो है 9 पार्ट इधर साइड होते हैं। तो ये आप जनरली अपने गार्डन में या अपने घर में जहाँ फील्ड होगा, खेत होगी, वहाँ से आप ये पौधा प्राप्त करके इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो कि कौन कौन चीज़ प्रेजेंट है। देखिए दोस्तों, जो चीज़ की सुविधाएं आपके समक्ष है उसको कहते हैं प्रैक्टिकल कर लेने से ही फ़ायदा होता है। तो आपने गार्डन में जाइए, वहाँ पर इस पौधों को लाइए और इसमें जो है हर चीज़ का जो है आपको जो पढ़ाया गया है उस बातों का इसमें देखिए कौन कौन चीज़ जो बताई गई वो सही भी है। तो इसमें जो है अब लास्ट वाला में ध्वज अथवा ध्वजक पाया जाएगा, स्टैंड पाया जाता है, पक्षक पाया जाता है, कील या नेतल पाया जाता है, जो कि जो मटर पौधे के जो है विशेष बनाता है इस कैटेगरी में। ठीक है, उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है कहते हैं फाइवेसिया के उपयोग पादपों के कुछ उदाहरण जैसे आपके समक्ष दिया हुआ है। मटर यानी इसको हम पीवी कहते हैं, पीस कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है इसका वनस्पति नाम जो होता है पायसम स्टाइवस, पायसम स्टाइवस इसका बोटैनिकल नेम। उसके बाद अरहर आता है जिसको हम पीवी कहते हैं। अरहर जो होती है हमसे काजान में के नाम से जाना जाता है। उस पर मूंग जो है फेरियोसलस ऑरियल्स के नाम से जाना जाता है, बोटैनिकल नेम। उसके बाद सोयाबीन है, सोयाबीन को हम ग्लाइसिन मैक्स के नाम से जानते हैं। मसूर को जो हम कहते हैं लैंस कुलिनोरियस। ठीक है, लैंस कुलिनोरियस होता है। मूंगफली जो होता है उसको हम अरेकिस हाइपोजिया कहते हैं। ठीक है, मूंगफली के पौधों के क्या कहते हैं हम हरकेसिस हाइपोजियस कहते हैं। चना के जो होते हैं उसको हम कहते हैं साइसर एरियोटिनियम यानी साइरस एंटोनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है मालवेसिया दूसरा पौधा है। इस कुल के जो है पादप जो होते हैं, पौधे जो होते हैं वो झाड़ी या पेड़ होते हैं, यानी झाड़ी के रूप में भी आपके समक्ष हो सकते हैं या पेड़ के रूप में भी इसका विकास होता है। इस फैमिली के सबसे उदाहरण में से एक जो है लिवोकोसिस रोजा साइनोसिस यानी बाइकस रोजा साइनोसिस, जो नाम बहुत काफ़ी प्रचलित है, जिसको हम चाइना रोज या फुल फ्लावर्स या देशी भाषा में गुड़हल भी कहते हैं। ठीक है, ये पौधा गुड़हल के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में। तो ये पौधा जो है आपको आपके घर के आसपास कहीं मिल जाएगा गुड़हल के, तो अपने मम्मी पापा से पूछ के उस पौधे के जो है फलों को जो है लेके आइए और उसके फूलों का अध्ययन कीजिए कि आखिर उसमें क्या क्या है, फलों में क्या गुण पाया जाता है। देखिए दोस्तों, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो होती है आप खुद भी कर सकते हो। कहते हैं फूल बड़े ही आकर्षक होते हैं और सामान्यतः एक कक्षीय होते हैं। फूल पंचीय यानी पेंटामोरस होते हैं। सभी चक्र 5 या 5 के गुणक होते हैं। त्रिज्या सम्मिलित होते हैं यानी एक्डोनोफाइटिक्स होते हैं, अर्थात किसी भी त्रिज्या द्वारा इनसे 2 सामान्य भागों में बांटा जा सकता है। बाहरी दल के जो है ठीक नीचे एपिकैसिक्स नाम से जो है सहपत्रिका यानी वेस्टुओल्स का एक जो है अतिरिक्त चक्कर होता है। कैलिस में 5 बाहरी दल होते हैं जो कि आधार पर अलग अलग या जुड़े हो सकते हैं। उसके बाद करोला होते हैं। दल पुंज की 5 पंखुड़ियाँ सामान्यतः स्वतंत्र होते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वर्णन है अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उनका पत्ते कैसे होते हैं, उनका बीज का क्या साइज़ होता है, उनके तने कैसे होते हैं।
ठीक है, उसमें कितने पंखुड़ियाँ बनती है। तो यही चीज़ तो बोटेनिकल वाले बच्चों को करने की आवश्यकता है। आगे चल के जब आप बीएससी करोगे, चाहे आगे पढ़ाई करोगे, तो यहाँ सब्जेक्ट जो होगा जूलॉजी में बदल जाएगा, ठीक है, बॉटनी में बदल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पौधे के बारे में बॉटनी में पढ़ना पड़ेगा, जूलॉजी में पढ़ोगे तो एनिमल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें देखिए आगे चल के डिवाइड हो जाता है। तो आपको अभी से ही समझ होना चाहिए, अगर आगे बॉटनी लेते हो तो इसमें आपको समझ होना चाहिए कि पौधे के कौन भाग को क्या कहते हैं, कैसे उसको नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण आपको बना देता है, क्योंकि आप +2 में हो तो ये चीज़ें आपके लिए मान्यता रखता है। जगह जेनोसिस जो होते हैं 5 कार्पस होते हैं, जिन्हें स्पर्श, अनियुक्ति, पॉडस जो होते हैं, अंडाशय एक उदरवर्तीय होती है, ठीक है। इसमें 5 कोष्ठीय होते हैं, स्तंभीय, बीजांडासन और एक्साइड प्लेजेंटा होता है, जो फल एवं जो है स्फोटिक्स कैप्सूल के रूप में प्रेजेंट होता है। जैसे आपके समझ चित्र भी है जो एक चाइना रोज़ फूल के दिखाया गया है। इसमें चाइना रोज़ के हर एक पार्ट को जो है वर्णन करने की कोशिश किया गया है। सबसे पहले जो है पुकेसर के रूप में फूल को वर्णित किया गया है। उसके बाद बाहरी दल, दल पुंजी, एपिकैसिस यानी अंडाप्य। तो ये सारी चीज़ें जो होती है पौधे के लिए विशिष्ट होती है और इसको जो है बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। तो ये चाइनीज़ रोज़ का एग्जाम्पल था। इसमें जो है कपास, भिंडी, हलिकलक इस कुल के अन्य उदाहरण हैं। कपास तो आपको पता ही होगा, अगर कपास नहीं पता है तो भिंडी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और भिंडी भी नहीं तो हॉलीहॉक कुल के अन्य पौधों को भी देख सकते हो और उसकी रिसर्च भी कर सकते हो। भिंडी तो जनरली आपको कहीं भी मिल जाता है, कहीं भी गार्डन या कहीं भी आपके खेत में। तो उसके फूलों को जो है अध्ययन कीजिए कि आखिर जो इस बॉटनी में आपने पढ़ा है, जो समझा है प्लानेट के बारे में, प्लांट्स के बारे में, तो उसमें क्या विशेषताएँ थी, इस पादप जगत के जो बारे में पढ़ा आपने, तो उसमें क्या समझ में आया। अगला जो हमारा है, ठीक है, एक है लिलियेसी। लिलियेसी एक बीजपत्री कुल में है, लिली कुल के हैं। कहते हैं पौधे इतने शाख होते हैं और जो अधिकांश जो होते हैं बहुवर्षीय होते हैं, यानी कई सालों तक इसको जो है लगा के रखा जा सकता है। तना प्रकंद राइजोम या बल्बीय आकार का होता है, जो पत्ती, मांसल और स्तंभिक भूमिगत तने से उभरने वाली हो सकती है। कहते हैं फूल जो है द्विलिंगिक यानी एक्टोफॉर्म, त्रिज्या सामान्यतः अधिकतम त्रिये जो टाइमोरस, सभी चक्रों में या तो 3 इकाई या 3 जो है गुणक होते हैं। जगांधर से होते ही है परिखंड यानी पेरिनत बड़ा होता है और कैरोलनुमा पंखुड़ियाँ सामान्यतः 6 होती है, जो कि 3-3 के 2 चक्रों में विन्यस्त रहती है। या तो ये स्वतंत्र या संयुक्त भी हो सकती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं रहती है, ठीक है। कहते हैं पुकेस स्टेमेंस सामान्यतः जो होता है 6 भागों में बटा होता है, यानी 3-3 के जो है रेशो बनते हैं। जो परिदल होते हैं परियोलस के विपरीत 2 चक्रों में विद्यमान रहते हैं। 3 कार्पस जो होता है युक्त डम्पी यानी अंडाशय, उद्रमस्तु, बीजांडासन होते हैं। फल सामान्यतः एक जो है संपू टीका यानी कैप्सूल के रिगार्डिंग होता है। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो, जहाँ पर एक प्याज का चित्र दिखाया गया है। इस प्याज में जो है हर एक पार्ट को दिखाया गया है। देखो दोस्तों, प्याज जो है जनरली आपके घरों के आसपास मिल जाता है, ठीक है। तो उसको लेके आइए फूल और उसका अध्ययन करके देखिए कि उसमें क्या क्या पाया जाता है। जैसे चित्र में दिखाया गया है उसी प्रकार से जो होगा पौधों में सारे पार्ट बटे होंगे। देखिए यहाँ पुष्प जो है 3-3 पार्टों में बताई गई है, 3-6 बनाता है। तो ये चीज़ें सब जो होती है आप प्रैक्टिकल करके देखोगे तो उतना ही आपको अच्छा समझ में आएगा। कहते हैं लिलियासी कुल के कुछ लाभदायक पौधे के उदाहरण यहाँ पर हमारे समक्ष दिया गया है, ठीक है। आपको पता है धूत कुमारी जो होती है, धृत कुमारी जो होती है, एलोवेरा, एलोवेरा जो होता है एलोवेरा के नाम से होता है, इसको वनस्पति नाम एलोवेरा कहते हैं, ठीक है। उसको पता है सतवर, सतमूली यानी एस्परोगस यानी एस्पोरेगस, रेसिमोसस जो होता है इसमें विशेष पौधा होता है। उसके बाद है ट्यूलिप्स, ट्यूलिप्स जो होते हैं आपको ट्यूलिप्स के नाम से ही जाना जाता है बोटनिकल में भी। उसके बाद है शंख पुष्पी यानी कलहिहाड़ी, कलहिहाड़ी जो होती है इसको हम ग्लोरोसा पुष्पा भी कहते हैं, सुपबा, ठीक है। तो ग्लोरोसा सुपबा माना जाता है। उसके बाद लिली है, लिली को जो है बोटनिकल नाम जो है लिलियम कैरिडम, लिलियम कैरिडम्स के नाम जाता है। प्याज को जो है एलियम सीपा के नाम से भी जाना जाता है, एलियम सीपा के नाम से भी जाना जाता है। उसके पश्चात है कुल पियोसी, कुल पियोसी एक बीजपत्री कुल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो पौधे होते हैं इसके पौधे जो है सक्रिय होते हैं, बहुत ही कम कष्ट के होते हैं, जैसे गन्ना। पुष्प फॉर्म जो है पनमिक साइटोकॉलस यानी युद्ध कविश यानी साइपक। गेहूं में एक छोटी कणकी में 5 से अधिक पुष्प नहीं होते हैं। फूल बहुत छोटे असफल जिनमें शंख जैसी रचना होती है।
पुकेसर होता है जिसमें 3 पार्ट होती है, कभी कभी ये छेद जैसे कि चावल और बांस में पाया जाता है। 3 कार्पस में युक्त पंडव यानी कोष्ठीय अंडाशय, उधर एक आधारी विंड फल कैरियोसिप्स, बीज का छिलका या अंडाशय भित्ति जो अपथर्कणीय रूप से जुड़े होते हैं। उसका पोसिस कुल के कुछ जो है उपयोगी पौधे के उदाहरण निम्न भी हो सकता है, ठीक है। उसके पश्चात जो है इसका हम वनस्पति नाम और सामान्य नाम को भी देखेंगे। देखिए चावल को जो है सामान्य नाम को चावल ही कहते हैं, लेकिन इसको वनस्पति नाम जो है इसका है ओराइजा स्टाइवा। ओराइजा स्टाइवा, तो याद रखना ओराइजा स्टाइवा नाम के साथ जाना जाता है, ठीक है। गेहूँ जो है इसको हम कहते हैं ट्रेटिकम एस्टिवम, ट्रेटिकम एस्टिवम, ठीक है। मक्का को कहते हैं, ठीक है, जिया मेज के नाम से जाता है। गन्ना जो होता है सेक्रम ऑफ्रेसेनर्स, देखिए इसको जो कहते हैं सेक्रम ऑफिसिनेरम, ठीक है। उसके बाद है सरकंडा जो होता है एस स्पोनेरेटेनियम्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जौ जो होती है हार्डियम्स ब्लेगियर के नाम से जाना जाता है। अब चित्र में जो है हमारे समक्ष जो है धान यानी जो है चावल का पौधा दिया गया है, जिसको ओराइजा स्टोनाइना भी कहते हैं। तो इसमें आप जो हो जब चावल का समय रहता है, ठीक है, जब आपको बरसात स्टार्ट होता है उसी समय जो है ये पौधे लगाए जाते हैं और इसका फल जो है अंकुरित होती है। तो आप इस समय जो है जाके देख सकते हो कि धान में क्या क्या खासियत होती है, उनके फलें जो होती है कैसे विकसित होती है। तो ये सारे बातें जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, महत्वपूर्ण थी। आगे का टॉपिक जो रह गया है दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले भाग में करेंगे। तो आप इस तरह बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।